ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी फॉर द डिले। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म लेक्चर 9। आज के लेक्चर में हमारा लेक्चर इंडेक्स है ये आपका। ये टॉपिक्स आज हम डील करने वाले। सबसे पहला कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट जिसके बारे में आज क्वेश्चन भी था, उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट क्वेश्चन था आपका उस काहूट प्रोग्राम में, ठीक है। एंड लास्ट वी आर शेड्यूल्ड काहूट टेस्ट व्हिच आई विल अज्यूम कि आज हमें वो टाइम नहीं मिलेगा, तो काहूट आज हम शायद नहीं कराएंगे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग लास्ट डे के कॉन्सेप्ट्स को। तो लास्ट डे का ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? सबसे पहला था एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई भी क्लोज लूप ले लिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्लोज लूप, हमने कोई भी क्लोज लूप लिया है, तो उसके लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बी डॉट डीएल। किसी भी चीज का लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है डॉट डीएल, ठीक है। और पूरे क्लोज लूप के लिए बात हो रही हो तो इसको बनाते हैं ऐसे। तो क्लोज लूप के लिए जो लाइन इंटीग्रल होता है इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप, ठीक है। नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप, यही होता है मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ। एग्जांपल देखते हैं। इस केस में अगर मैं देखूं तो म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट कितना होगा? I1 रहेगा प्लस I3 रहेगा, I1 प्लस I3 माइनस I2। क्लियर है सबको? क्या ये है मेरा एम्पियर्स सर्किटल लॉ? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर इसी एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ रिकॉल नोटेड पॉइंट्स हैं हमारे। पहला नोटेड पॉइंट क्या है कि लाइन इंटीग्रल जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप होता है, ठीक है, और पोजीशन ऑफ वायर। अच्छा, वायर में हम कोई लूप हमने कंसीडर कर लिया, हम वायर को ऐसे रखें या वायर को ऐसे रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला कि अगर स्टेटमेंट, अगर मान लीजिए आपका कुछ ऐसा आ गया कि अगर आपका बी डॉट डी एल अगर जीरो हो जाए, बी डॉट डी एल अगर जीरो हो जाए, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि फील्ड ही जीरो हो सकता है। बी और डी एल के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, क्लियर है, ये भी हो सकता है। तीसरा कि करंट को हमेशा साइन के साथ लेते हैं। अगर आउटवर्ड करंट को अगर आप पॉजिटिव लोगे तो इनवर्ड करंट को क्या लोगे? नेगेटिव लोगे, क्लियर है। यही तीन मेजर पॉइंट्स हैं जिसको एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करते वक्त दिमाग में रखना है, क्लियर है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड अलोंग द एक्सिस। इस अपने आज के फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं तो आपको कुछ रिकॉल कराना चाहूंगा। वो क्या है कि आपने सोलेनॉइड की वजह से अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ चुके हो। आपने क्या पढ़ा था सोलेनॉइड में? आपने पढ़ा था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, और यहाँ पे फील्ड कितना होता था? म्यू नॉट एन इन आई बाई 2, और बीच में क्या होता था? म्यू नॉट एन आई, क्लियर है, ये आपने पढ़ा था। लेकिन अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल सोलेनॉइड अलोंग द एक्सिस से, ठीक है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको हमने बायट-सेवर्ट लॉ के साथ पढ़ चुके हैं, आज इसको एम्पियर सर्किटल लॉ से पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। तो देखते हैं तो हमने क्या किया। कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस r एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी n, ठीक है। अ करंट I फ्लोज थ्रू द वायर, ठीक है, सही बात है। तो लेट्स कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, हमने एक सोलेनॉइड अज्यूम कर लिया और हम चाहते हैं कि यहाँ पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करें। हमने देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज कैसे करें। तो गौर से देखते हैं, ये जो आपने व्यू देखा है इसको एक अलग तरीके से सोचते हैं। हम इसी सोलेनॉइड को 2D व्यू में देखते हैं। 2D व्यू का मतलब क्या होता है कि समझ लो कि एक प्लेन पे सब कुछ को ड्रॉ करना है। अगर प्लेन पे सब कुछ सारे फिगर को ड्रॉ करना होगा तो आपको क्या दिखेगा? आपको अगर एक सोलेनॉइड है अगर आपको, तो आपको दिखेगा कि ऊपर की तरफ अगर करंट एंटर कर रहा है तो नीचे से करंट क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। अगर आप सामने से देखोगे तो अगर ऊपर से करंट एंटर कर रहा है तो नीचे से करंट बाहर आ रहा है, एंटर कर रहा है, बाहर आ रहा है। तो हमने क्या सोचा कि मान लीजिए ऊपर से अज्यूम करते हैं कि करंट क्या हो रहा है, हर जगह से एंटर कर रहा है ऊपर में, सामने से देख रहे हैं तो, और नीचे के सारे पॉइंट पे करंट क्या हो रहा है? आउटवर्ड की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो हमने इसको 2D व्यू में देखा कि सोलेनॉइड कैसा दिखेगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और सब में करंट तो बिल्कुल सेम ही है। अगर मैं सबकी बात करूं तो इसमें भी करंट सेम ही और इसमें भी करंट सेम ही, क्लियर है। हम एक चीज और जानते हैं, स्मॉल एन क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
क्लियर है? ये हमारा 2D व्यू है। तो अगर इसका 2D व्यू में देखने के बाद हम लोग सोलेनॉइड का कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हम इस किसी P पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं, हम किसी P पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड P क्या है, अलोंग द एक्सिस है। हम P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक एम्पियर्स लूप बनाना पड़ेगा, एम्पीरियल लूप बनाना पड़ेगा। अब ये एम्पीरियल लूप कैसा होगा, अगर आप गौर से देखें तो क्या कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या? हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगुलर लूप बना दिया। हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगुलर लूप बना दिया। मान लेते हैं इसका नाम क्या है, ABCD। क्लियर है? इसमें क्या किया, इसका एक जो एंड AB है वो अलोंग द एक्सिस है। क्लियर, अलोंग द एक्सिस है, BC और CD है। तो क्लियर सबको कि ये हमने क्या बना दिया, एक एम्पियर्स लूप बना दिया। अब हमने एम्पियर्स लूप बना दिया तो हमें ऑब्वियसली इसमें एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगाना पड़ेगा। और एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है, सिंपल कहता है B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट passing through the loop. B dot DL equals to mu naught times net current passing through the loop. मान लेते हैं कि ये लेंथ अपना L है और ये लेंथ पूरा का पूरा B है। क्लियर है? हमने क्या मान लिया, ये लेंथ पूरा का पूरा L है और ये मान लेते हैं पूरा का पूरा लेंथ B है। हमने AB लेंथ मान लिया, एक रेक्टेंगुलर लूप है। अब हम चाहते हैं कि इसके अक्रॉस एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं। मैं बहुत बारीकी से काम करूंगा। मैं करूंगा कि इस पूरे क्लोज लूप को, ये जो पूरा B डॉट DL का क्लोज लूप है, इसको मैं सीधा इसको ब्रेक कर सकता हूं A से लेके B तक, B डॉट DL प्लस B से लेके C तक B डॉट DL प्लस क्लोज लूप है, इसको लिख सकते हैं C से लेके D तक B डॉट DL प्लस D से लेके फिर से A तक, दैट इज B डॉट DL equals to mu naught times net current passing through the loop. क्लियर है सबको? mu naught times net current passing through the loop. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मेरे से बात करे, ये मैं बात करने वाला हूँ AB के क्रॉस। AB के क्रॉस देखते हैं। AB के क्रॉस अगर आप देखते हो तो फील्ड कैसा होगा, AB के क्रॉस फील्ड क्या होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, और लेंथ वेक्टर भी किधर है, इधर ही है। यानी अगर मैं BDL का इंटीग्रेशन A और B के बीच में करूंगा तो सिंपल क्या होगा, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, BL cos 0। क्लियर है क्या सबको? BL cos 0 कह सकते हैं क्या AB के क्रॉस? अब आते हैं BC के क्रॉस। BC के क्रॉस गौर से देखो। अगर आपको BC के क्रॉस देखना है तो जो भी कहो, लेकिन अगर फील्ड एक्सिस में इधर है और लेंथ का इधर, और लेंथ किधर है, इधर है, तो क्या दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा क्या? जो BC में होगा वही AD में होगा। तो मैं कह सकता हूं क्या कि BC और AD इन दोनों में B डॉट DL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है क्या? किसी को डाउट है क्या इसमें? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि BC और DA में आपका B डॉट DL का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं इसको अगर थोड़ा ध्यान से लिखूं अगर, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, B डॉट DL, तो मैं यहां लिख सकता हूं, ये तो B तो है ही अपना, लेकिन इनटू ब्रेड्थ भी है, लेकिन कॉस्ट कितना है, 90 है। क्लियर है क्या? और अगर थोड़ा सा गैप CD के लिए छोड़ दूं, अगर CD के लिए छोड़ दूं तो क्या लिख सकता हूं फिर से, B इंटू B कॉस 90। यानी मेरा BC के लिए और मेरा AD के लिए, दोनों के लिए फील्ड ऑलमोस्ट क्या हो, दोनों के लिए B डॉट DL क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब थोड़ा और आगे देखते हैं। इक्वल्स टू फिर से लिखते हैं म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। अगला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले CD हम भूल गए। CD गौर से देखो, CD देखो, आप सोलेनॉइड से बाहर है। CD जो है वो सोलेनॉइड से बाहर है। क्लोज पॉइंट पे अगर आप सोलेनॉइड के बाहर अगर आप देखते हो, आपने पढ़ा है क्लास 10th में भी है, तो क्लोज पॉइंट अगर सोलेनॉइड के बीच में देखते हो तो जो फील्ड होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। जब फील्ड ही नहीं है तो B डॉट DL होगा क्या? आप बताओ, अगर फील्ड ही नहीं है तो B डॉट DL होगा क्या? एंगल भी की बात नहीं है, फील्ड ही 0 है। तो क्या 4 में से 3 फैक्टर 0 हो गए क्या? अगर मैं बोलूं 2 में एंगल 90 है और 1 में तो फील्ड ही नहीं है, तो क्या बचा मेरे पास,
B into L इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। नेट करंट क्या होगा, मान लेते हैं N है इनटू I। अब N कौन सा है, गौर से देखो N क्यों लिखा। यहाँ पे अगर इस लूप को देखते हो तो उसमें एक टर्न्स तो है नहीं, कई बार करंट बाहर निकल रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे है आपको N, तो N हो गया, क्लियर है, N टर्न्स। तो अगर मैं बोलूं इसको कि आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया कुछ इस तरह का, तो आप क्या लिख सकते हो, P इक्वल्स लिख सकते हो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स जो उस लूप के अंदर है बाई उस लूप का लेंथ इनटू आई। बहुत ही क्लियर है कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस इक्वल्स टू, क्लियर है क्या, म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई। कभी भी हम लोग एम्पियर्स लॉ का यूज करके एंड के अक्रॉस नहीं निकाल सकते हैं। सबको क्लियर है क्या, क्या सबको एक सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन क्लियर है। क्या सबको एम्पियर सर्किट लॉ क्लियर है, एम्पियर सर्किट लॉ का ये एप्लीकेशन की सोलेनॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, फिर से एक बार आप देख लो, समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिंपल, B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई, क्लियर है, यही फॉर्मूला है। अगर इसका फायदा उठाना चाहें तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई है फॉर्मूला। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करें, सिंपल क्वेश्चन है। और फिर हम लोग टोरॉइड की बात करेंगे, ये डेरिवेशन वाला टॉपिक है। किसी का आंसर आया क्या, गिवन डेटा को आप लिखने की कोशिश करें, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ट्राई टू राइट गिवन डेटा। जल्दी, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, काफी चीजें कंटेंट दी गई हैं, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सर ये तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है, बिल्कुल। अन्नम हैज सेड 50 मिली वोल्ट, देखते हैं अन्नम, ओम पर मीटर। कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस इतना पर मीटर है, इज यूज्ड टू वाइंड अ 400 टर्न सोलेनॉइड। ठीक है, 400 टर्न है, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, सोलेनॉइड का लेंथ दिया हुआ है और सोलेनॉइड का रेडियस दिया हुआ है, 400 टर्न ऑफ सोलेनॉइड दिया हुआ है, 400 टर्न ऑफ सोलेनॉइड। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है पर मीटर का, क्या आप पूरे वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूरे वायर का लेंथ भी आपको पता होना चाहिए। पूरे वायर का लेंथ अगर आपको निकालना हो तो एक टर्न का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। और कितने टर्न्स हैं, 400 टर्न्स हैं। ठीक है, सोलेनॉइड में 400 टर्न्स हैं और हर एक टर्न का रेडियस कितना है, 2 पाई आर। मैं सेंटीमीटर में सब कुछ लिख रहा हूं, तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो 800 पाई, लेंथ कितना हो गया 800 पाई सेंटीमीटर। इसको क्या कह सकते हैं, 8 पाई मीटर। क्या सबको क्लियर है क्या,
क्या सबको लेंथ को लेके क्लियरिटी है क्या कि पूरे वायर का जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना होगा? लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 400। क्लियर है? 2 पाई आर इंटू 400। क्लियर है? अब अपने पास टोटल लेंथ ऑफ द वायर निकल गया, तो अपने पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी निकल जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर जाएगा 0.01 इंटू 8 पाई, यानी कह सकते हैं 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। क्लियर है? मैं बार बार ये पाई को क्यों लिख रहा हूँ, इस बात को समझिए, क्या पता बाद में कहीं कैंसिल हो जाए या स्क्वायर हो जाए। तो अपना पूरे वायर का रेजिस्टेंस आ गया है 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। क्लियर है? अब बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ईएमएफ ई है तो करंट कितना होगा? करंट होगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -2। तो अगर आई अपने को पता है तो फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। आपका सवाल होना चाहिए कि सर ये स्मॉल एन कितना होगा? स्मॉल एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन को भी निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 400। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी 20 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो कुल 2000 हो जाएगा। क्लियर है? 2000। तो फॉर्मूला आप लिखते हैं म्यू नॉट इंटू 2000 इंटू ई बाई 8 पाई इन 10 टू द पावर -2। क्लियर है? अगर थोड़ा म्यू नॉट को और सही से लिखेंगे तो म्यू नॉट क्या लिख सकते हैं? बी की वैल्यू अपने को पता है 10 टू द पावर -2 इक्वल्स टू, म्यू नॉट को लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 2000, थोड़ा इसको इधर लेके तो इंटू ई डिवाइडेड अपॉन 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -2। ये कैंसिल हो गया। क्लियर है? ये कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 10 टू द पावर -5 और 10 टू द पावर -2। 1 आ रहा है क्या? सबको ईएमएफ 1 वोल्ट आ रहा है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? मैं सिंपल कह रहा हूँ, दीदी बिल्कुल सही है। ईएमएफ कितना जाना चाहिए? 1 वोल्ट। सॉल्व करना है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैंने बोला इस क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस ऑफ द वायर निकालना है। ठीक है? तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर निकालने के पहले लेंथ ऑफ द वायर तो आए, ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आ गया। ठीक है? इसके बाद अपने पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला B इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। सबको क्लियर है? आगे बढ़े क्या? सोलेनॉइड हो चुका है, टॉरॉइड में आगे बढ़ते हैं। सही है? इफ अंडरस्टूड। से समझ में अगर आ गया है, सही है, एटलीस्ट यस, सो कैन वी कैन मूव है। आज हम लोग बात करते हैं टॉरॉइड के बारे में। ठीक है? अच्छा, टॉरॉइड को देख के कुछ खाने की चीज का नाम याद आता है क्या? म्यूट, अच्छा कोई बात नहीं, चलो। सो अगर आप बात टॉरॉइड ही करते हैं तो मैं समझाता हूँ टॉरॉइड क्या होता है। ठीक है? तो सिंपल सी बात करूं, अगर मेरे पास कुछ होता है फोल्ड करने का, तो एक ना सोलेनॉइड उठाओ, एक सोलेनॉइड लो। सोलेनॉइड स्ट्रेट होता है, और आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही होगी? ठीक है, एक सोलेनॉइड लो और सोलेनॉइड को फोल्ड कर दो और उसको दोनों एंड पॉइंट्स को मिला दो। ठीक है? कोई बात नहीं लेगा। मैं कह रहा हूं कि ये अगर खाने की चीज में देखो तो ये डोनट शेप का है। ठीक है? और अगर थोड़ा और अगर देखते हैं इसको, तो बहुत सी इस तरह की मिठाइयाँ भी आती हैं, आई डोंट नो नाम क्या होता है। तो ये जो आपका है, इसको अगर बनाना है तो बनाने का तरीका क्या है? एक सोलेनॉइड लिए दो, कुछ नहीं करो, सोलेनॉइड को फोल्ड करो और दोनों एंड पॉइंट को मिला दो।
दोनों एंड पॉइंट को मिला देते हो तो वो कुछ इस तरह का शेप बनेगा और इसको कहते हैं हम लोग टोरॉइड। अब टोरॉइड में गौर से देखो, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है उसका इंटरनल रेडियस और एक होता है उसका एक्सटर्नल रेडियस। इंटरनल रेडियस हमने अज्यूम कर लिया है ए होगा और एक्सटर्नल रेडियस हमने अज्यूम कर लिया है कि उसका बी होगा। क्लियर है सबको? जलेबी समझ सिंह देखा सिंह डोनट है जलेबी। जलेबी ऐसा तो नहीं होता है मेरी जानकारी में, इतना सीधा तो जलेबी भी नहीं होगा। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा सा कि इसके रेडियस को मुझे देखना है, इसके रेडियस को मुझे देखना, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। तो मान लेते हैं ये रेडियस इसका क्या है, ये है। अच्छा ये वाला फिगर आपको क्या दिख रहा है, समझो फिर से वही सॉलिनॉइड वाली बात। एक पॉइंट पे अगर एंटर कर रहा है तो दूसरे पॉइंट पे आपका फील्ड बाहर आ रहा है। क्लियर? ठीक, एक पॉइंट पे फील्ड एंटर कर रहा है तो दूसरे पॉइंट पे फील्ड क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आप इधर अगर डॉट होगा तो उधर क्या होगा, क्रॉस होगा। क्लियर है? ये ए है, ये आपका रेडियस क्या है, बी है। क्लियर? मुझे फील्ड मेनली तीन जगह पे निकालना है। एक किसी अंदर के पॉइंट पे, दूसरा किसी बीच के पॉइंट पे और तीसरा किसी बाहर के पॉइंट पे। तो तीनों जगह फील्ड निकालना है अपने को। देखते हैं कि फील्ड कैसे निकालेंगे। चलो सब लोग देखते हैं। सबसे पहला मैं चाहता हूं कि अंदर के किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहता हूं। क्लियर है? अंदर का पॉइंट, तो मान लेते हैं कि ये जो लूप दिख रहा है आपको, ये आर रेडियस का एक हमने क्या बना दिया है, एम्पीरियल लूप बना दिया। क्लियर है? ये आर रेडियस का एक एम्पीरियल लूप है। अब आर रेडियस का एम्पीरियल लूप है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप अप्लाइंग एम्पियर्स लगाओगे तो क्या लगाओगे, बी डॉट dl equals to mu naught times net current passing through the loop. Clear है? नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। बोलिए क्लियर है? लेकिन आप गौर से देखो तो इस अंदर वाले एरिया रीजन में क्या इस अंदर वाले लूप से कोई करंट पास कर रहा है क्या? सब लोग बताइए, क्या इस अंदर वाले लूप से जो हमने एम्पेरियन लूप बनाया है, क्या उसमें कोई करंट पास कर रहा है क्या? और पास कर रहा है तो कितना? नहीं पास कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि नेट करंट जो है पासिंग थ्रू द लूप इज जीरो? अगर नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप अगर हमारा जीरो है तो क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो जीरो एट द पॉइंट? तो मैंने बताया था कि सर्कुलर लूप में बी डॉट डीएल तो कभी जीरो नहीं होता है, यानी दोनों के बीच एंगल हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो जीरो नहीं हो रहा है, तो क्या इस केस में कह सकते हैं हम लोग कि बी अपना क्या हो जाएगा, जीरो? किसी को डाउट है इसमें तो पूछिए। किसी को भी स्टॉप इसमें डाउट है कि आर लेस देन ए, यानी टोरॉइड के अंदर, यानी मैं सिंपल सा अगर सिग्निफाई करूं तो आपको ये बताऊंगा कि अंदर में फील्ड क्या है, अंदर में फील्ड आपका है जीरो। इस किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या आ रहा है, जीरो। क्या क्लियर है सबको? अगर सबको क्लियर है तो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। वो क्या है अपना, वो है अपना कोई ऐसे जगह पे जो ए और बी के, यानी टोरॉइड के अंदर की बात करें, ना टोरॉइड के बीच में और ना टोरॉइड के बाहर, हम टोरॉइड के अंदर की बात कर रहे हैं। तो हमने आर रेडियस का हमने क्या कर लिया, एक एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लिया। अब आप बोलोगे सर कहाँ कंसीडर कर लिया, बनाया तो है नहीं, मैं बना देता हूँ। हमने क्या कर लिया, एक एम्पीरियल लूप बना लिया, ठीक है, और ये एलोंगेट्स एक्सिस के अलोंग हमने बना लिया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगेन एम्पियर सर्किट का लॉ लगाना होगा किसी को, तो क्या कहेगा, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप, नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। देखते हैं क्या होगा। ठीक है, एक बात तो तय है, इसके अंदर नेट करंट जीरो नहीं होगा, इसके अंदर नेट करंट है वो जीरो नहीं होगा। मान लेते हैं कि टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n है, n टर्न्स है, अगर पूरे लूप में n टर्न्स है, मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ म्यू नॉट इंटू n टर्न्स कितना होगा, n इंटू आई। क्लियर है क्या, म्यू नॉट इंटू n इंटू आई। अब b डॉट dl है, मैं मान लेता हूँ कि b डॉट dl कितना होगा, b इंटू
2πr हमने कई बार देखा है सर्कुलर लूप में, हमने लूप में जब भी देखते थे तो लेंथ कितना होता था 2πr, क्लियर है, लेंथ टोटल होता था 2πr और अब फील्ड कितना है d, क्लियर है। cos 0 दोनों के बीच एंगल क्या होता था 0, क्योंकि फील्ड भी ऐसे और दोनों एंगल भी क्या डीएल ऐसे, दोनों के बीच एंगल हमेशा क्या होता था, दोनों के बीच अगर फील्ड भी ऐसे है और डीएल भी ऐसे है तो दोनों के बीच एंगल मेरा 0 डिग्री होगा, और एंगल 0 डिग्री होगा तो हम कह सकते हैं b इंटू 2πr। तो क्या b इक्वल्स टू आ सकता आएगा क्या म्यू नॉट इंटू n बाई 2πr इंटू आई। बोलिए क्लियर है क्या, बोलिए सबको क्लियर है क्या। अगर सबको ये बात क्लियर है तो हम कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि हम एक एवरेज रेडियस से अंदर के पॉइंट पे हम एक एवरेज रेडियस की बात करते हैं। एवरेज रेडियस का मतलब क्या कि a प्लस बी बाई 2, यानी दोनों एक्सिस के ठीक बीच में, दोनों के ठीक बीच में अगर हम बात करते हैं तो ठीक बीच में बात करने का मतलब कि अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड, ठीक है, यानी मैं बात कर रहा हूं अलोंग एक्सिस ऑफ टोरॉइड, अलोंग एक्सिस ऑफ टोरॉइड की जब बात करते हैं तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट n बाई 2πr एवरेज इनटू i, क्लियर है, याद रखते हैं b इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू n बाई 2πr एवरेज इनटू, याद रखिएगा कि n अपॉन 2πr एवरेज हम लोग लिखते हैं स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और यहीं से हमारा फॉर्मूला होगा म्यू नॉट इंटू n इंटू आई, क्लियर है। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब पर यूनिट लेंथ कितना है अपने पास, just give me a second। ये क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, b इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला भी आ गया क्या, b इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला आ गया म्यू इंटू n इंटू आई, क्लियर है क्या सबको। b इक्वल्स टू कितना आ गया म्यू नॉट इंटू n इंटू आई। किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, किसी को डाउट है तो पूछो। बोलिए क्लियर है सबको। भाई सब जागे रहो, एक बार यस कर दो। अब तुम सोचो मैं कब्रिस्तान में बैठ करके जाकर वहां लोगों से बात कर, वैसी हालत हो गई है, बोलोगे तो कैसे पता चलेगा। चलो ठीक है, समझ गया आ गया सब जिंदा है, समझ गया। किसी लोग काफी लोगों ने दो बार रिप्लाई कर दिया, खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग एक ऐसे रीजन में जो बाहर, यानी उस टोरॉइड के बाहर हो, मतलब क्या कि आपका एक ऐसा लूप ले लिया जिसका रेडियस जो है वो b से भी बड़ा हो, यानी बाहर वाले रेडियस से भी बड़ा हो, r ग्रेटर देन b। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या लिख सकते हैं, अबे मेरा एक सिंपल सवाल है, मुझे ये बताओ क्या इस लूप से करंट पास कर रहा है, इस लूप के अंदर में करंट पास कर रहा है। मेरा सिंपल सा सवाल है और इस सवाल को ध्यान से सुने, क्या इस लूप के अंदर करंट पास कर रहा है। मिताली सेइंग नो, प्रत्युष सिंह हाँ। दो व्यूज हैं, एक कहना है कि हाँ पास कर रहा है, दूसरा कह रहा है पास नहीं कर रहा। मेरा कहना है पास कर रहा है, ठीक है। डॉट वाला करंट क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है, क्रॉस वाला करंट क्या है, अंदर की तरफ आ रहा है। बस पॉइंट इज कि नेट करंट जो है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना करंट बाहर की तरफ आ रहा है उतना ही करंट अंदर की तरफ आ रहा है।
तो क्या हम कह सकते हैं रिजल्ट में B डॉट DL equals to 0? Simple. B into 2 pi R equals to 0. B dot DL का इंटीग्रेशन क्या होगा सर्कुलर लूप में? 0. And finally, it's B equals to B equals to 0. क्या सबको मेरी बात क्लियर है? Is it clear to all of you? Is it clear? यानी हमने क्या एनालाइज किया कि फील्ड जो है आपका, फील्ड आपका है वो अंदर भी 0 है, अंदर भी 0 है, अंदर भी 0 है और बाहर भी 0 है। सिर्फ फील्ड कहाँ मिलेगा हमको? सिर्फ फील्ड मिलेगा हमको एक्सिस पे, और वो कितना होगा? म्यू नॉट इंटू एन इंटू वाई। क्या इसको सिंपल नहीं कह सकते हैं? क्या इसको सिंपल नहीं कह सकते? ये सोलेनोइड का ही टर्न पोर्शन है। हाँ, किसी ने पूछा है प्रतीक सर 13 स्लाइड कौन सा है? 13 स्लाइड, ठीक है। बोलिए क्लियर है क्या सबको? क्या सबको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड क्लियर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड का फॉर्मूला है म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई। याद रखिएगा ना, बाहर फील्ड है ना अंदर फील्ड है। फील्ड कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ टॉरॉइड के ए और बी के बीच में। सबको अगर क्लियर है तो हम लोग आई थिंक टॉपिक हमारा एम्पियर सर्किट लॉ क्लियर है, हमारा एम्पियर सर्किट लॉ क्लियर है। और हम लोग चैप्टर के एंड के करीब पहुंच रहे हैं। हमारे पास एक्चुअली में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो है मैग्नेटिक मोमेंट, फोर्स एंड टॉर्क। सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क। तो हम लोग अब सिलेबस चैप्टर खत्म करने वाले हैं, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट कि हमें चैप्टर समझ में आ जाए पूरा, ठीक है। और इसके बाद के चैप्टर तो बहुत इजी पोर्शन है, जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। ये चैप्टर भी इतना कोई टफ नहीं था। खैर आगे बात करते हैं एक नए, वो है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली है ना, मैं इसको कहता हूँ, इसको अगर दूसरा नाम देना चाहूँ तो मैं इसको कहता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये आपको थोड़ा कुछ सेंस देना शुरू करता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है ना, जब प्लस चार्ज माइनस चार्ज होता है तो एक कॉम्बिनेशन होता है जो फील्ड क्रिएट करता है। उसी तरीके से आपने बार मैग्नेट पे पढ़ा होगा। बार मैग्नेट पे भी क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और ये क्या करता है? ये एक फील्ड क्रिएट करता है। तो मैं सिंपल सा पॉइंट है कि करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग लूप फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, वो भी तो करता है। कोई भी करंट कैरिंग लूप जो होता है वो भी तो फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर कोई चीज फील्ड प्रोड्यूस करती है तो उसको हम लोग मैग्नेट क्यों नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो any device which produces magnetic field can be termed as a magnet, can assume to be a magnet। उसको हम लोग मैग्नेट अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेट। सबको क्लियर है क्या? अब ये हमारा मैग्नेट है। अब सिंपल कि जैसे बाहर मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करता है, वैसे लूप भी फील्ड की तरह काम करता है। आपको पता है, देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर इस तरह का वायर है, करंट फ्लो कर रहा है, तो आप भी जानते हो कि अगर यहाँ पे फील्ड निकालना होगा आपको, तो आप कैसे ड्रॉ करते हो? इसके वजह से कितना होगा? इसके वजह से आप जानते हो थंब है, तो इधर क्या होगा? डॉट होगा। इसके वजह से, इस वायर की वजह से भी देखोगे तो क्या हो जाता था? डॉट। इसकी वजह से भी देखते तो क्या होता था? डॉट। और इसकी वजह से भी देखते तो क्या होता था? डॉट। यानी नेट फील्ड अगर इन साइड में कोई बोलता है, आप क्या कहते हो? डॉट। क्लियर है? बाहर की तरफ आप कहते हो क्या? आउटवर्ड। तो ये एक फील्ड के सोर्स की तरह काम किया ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हो आप, सर्कुलर वायर मान लो, इसमें डायरेक्शन क्या है, तो इसमें आप क्या करोगे? किसी का आवाज अनम्यूट रह गया, रजिया, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हो आप? क्रॉस। क्लियर है? ये डॉट हो गया और ये क्रॉस हो गया। बोलिए क्लियर है क्या? ये डॉट हो गया और ये क्रॉस हो गया। अब डॉट और क्रॉस हो गया तो मैंने एक बात तो तय कर ली, एक सर्कुलर लूप जो होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है यूनिफॉर्मली अंदर, ठीक है। या तो वो आउटवर्ड या तो इनवर्ट, कोई एक तो शो करेगा अगर प्लेन में फील्ड है। मैं नोट में स्टेटमेंट मैंने दिया कि बार मैग्नेट जो होता है वो जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता है। सिमिलरली करंट कैरिंग लूप आल्सो एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट, ठीक है। अब नॉर्थ पोल जो होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट करते हैं और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनेट करते हैं। ये बात हम जानते हैं। तो हमने सोचा कि जब ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स ही काम कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इसके पास भी कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है? NIA। क्लियर है? हमने नाम
किस किस पर डिपेंड करता है? एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स, आई बोले तो करंट, और ए बोले तो एरिया वेक्टर। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन कर लिया। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है क्या? सब लोग को ये टर्म क्लियर है क्या? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता है एनआईए, नाम भी बहुत अच्छे से याद रहता है बिकॉज बहुत ही फेमस टर्म दिखता है एनआईए। क्लियर है क्या सबको? क्या सबको क्लियर है क्या? क्लियर है? तो क्यों ना मैग्नेटिक मोमेंट पे हमने देखा कि मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा एन आई ए। क्लियर? अब मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो हम जान गए, पर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? याद रखिएगा, अगर लूप में करंट, कोई भी लूप हो, स्क्वायर, सर्कुलर, कैसा भी हो, डायरेक्शन अगर देखना है तो अगर आप में उसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज अगर है, इसका मतलब कि आपको वो सामने से जो दिख रहा है वो नॉर्थ पोल दिख रहा है, और अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो क्या दिख रहा है? साउथ पोल। मैं ऐसे दिखाता हूं, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, करंट ऐसे है, बोले क्या एन की तरह दिख रहा है क्या? सब लोग क्या ये एन की तरह दिख रहा है क्या? ठीक है, यानी अगर कभी भी एक लूप आपको दिखता है और लूप में आपको दिखता है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो समझ लो कि आपको कौन सा पोल दिख रहा है? उसका नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेंगे, आपके तरफ आएंगे। है क्या? लेकिन अगर इसके ठीक ऑपोजिट साइड से अगर आप जाके देखते हो तो आपको क्या दिखेगा? साउथ पोल। यानी सिंपल देखो गौर से, ये एक ही सरफेस है, मैं इधर से देखूंगा तो मुझे ये नॉर्थ दिखेगा, लेकिन अगर मैं इधर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? ये साउथ दिखेगा। क्लियर है? सिंपल सोचने का तरीका। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियसली इधर से एंटर कर रहा होगा, तो बाहर निकल रहा है तो क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल, और जो एंटर कर रहा है तो क्या कहेंगे हम लोग? साउथ पोल। बिल्कुल क्लियर है क्या सबको? मैग्नेटिक पॉइंट सबको क्लियर है क्या? अगर किसी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है तो आप क्लियरली मान सकते हो कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। तो उसके ऑपोजिट वाला आप क्या मान सकते हो? साउथ पोल। तो आज के बाद किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को आप नॉर्थ साउथ से सोच सकते हो। क्लियर है? याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको दिख रहा है करंट का डायरेक्शन तो आप उसको अज्यूम करो वो नॉर्थ। ठीक है? क्लॉकवाइज दिख साउथ। देखो क्लॉकवाइज को देखो एक बार, क्लॉकवाइज को ऐसे लिख सकते हो क्या? करंट का डायरेक्शन ऐसे है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, मैंने इसको मिला दिया, ये क्या साउथ दिख रहा है क्या? क्या साउथ दिख रहा है क्या? ठीक है, और दो एंटी क्लॉकवाइज वाले को अगर मैंने मिला दिया, दो एंटी क्लॉकवाइज वाले को मैंने मिला दिया, तो ये अपने आप क्या बन जाता है? ये अपने आप बन जाता है नॉर्थ पोल। क्लियर है? मैंने थोड़ा डायग्राम बहुत गंदा बनाया है, इग्नोर। क्लियर है? सबको क्लियर है? तो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यानी आज के बाद याद रखना है कि हर एक किसी भी तरह का करंट कैरिंग लूप में एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, और ये डाइपोल मोमेंट की वजह से ही एक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है? यानी डाइपोल का मतलब वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसके पास भी नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। फिर अगर एक साइड से नॉर्थ है तो दूसरी साइड से साउथ। तो आई थिंक ये अगर हमारे पास क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो गौर से, देखो इस लूप को देखो सब। मैं इस साइड से अगर देखूंगा, मैं अगर इस साइड से देखूंगा तो मुझे कैसा डायरेक्शन दिख रहा होगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? आप बताओ, मुझे अगर इस तरह से डायरेक्शन दिख रहा है तो मुझे कौन सा डायरेक्शन दिख रहा होगा? मुझे क्या इधर से क्लॉकवाइज दिख रहा होगा क्या? और यही चीज मैं इधर से देखूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा क्या? क्लियर? तो क्लॉकवाइज दिख रहा है मतलब कि कौन सा पोल? साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेगा। क्लियर है? और इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगा? एग्जिट करेगा। बोलिए क्लियर है क्या सबको? क्या सबको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला में इतना फोकस मत करो, फॉर्मूला तो इतना ही होता है, उसमें इतना बेस कुछ चीज नहीं आएगा। बोलिए क्लियर है सबको? क्या सबको मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर है क्या? ठीक है, तो आखिर एक सवाल आता है
कि पूरे कोई भी इतने दिनों से आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, पैरामैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, ये सब चीजें नाम पढ़े हो, हर बॉडी के पास एक मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, तो आखिर ये कैसे हो जाता है, ये क्यों होता है, किसी बॉडी के पास मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है? ठीक है, बिल्कुल हमें आएंगे आदित्य, तुरंत जो आप कह रहे हो ना, हम तुरंत आएंगे उस पर। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि आखिर कोई बॉडी जो होती है वो क्यों आपको एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ही क्यों करता है? अगर इस चीज को अगर आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। तो अगर आप गौर से देखो तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जब मूव करता है तो क्या वो भी एक फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है क्या? और क्या इस फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से करंट डेवलप नहीं होगा क्या? करंट क्या कह सकते हैं, Q अपॉन टी लिख सकते हैं क्या? करंट क्या होगा, Q अपॉन टी। Q अपॉन टी बोले तो टाइम पीरियड, पूरा पाथ कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। तो आप उससे कोई पूछे कि टाइम पीरियड कितना होगा, तो आप बोलोगे ना कि 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन क्या हो जाना चाहिए, v। क्लियर है क्या? तो क्या मैं I इक्वल्स लिख सकता हूं क्या, Q अपॉन टी, यानी Q अपॉन 2 पाई आर अपॉन v, यानी फॉर्मूला कितना आ गया, Q इंटू वी बाई 2 पाई आर। बोलिए क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है क्या? ये सबको क्लियर है क्या? क्या एक सिंपल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या एक करंट को ऑरिजिनेट करता है क्या? और अगर एक सिंपल सा करंट का मूवमेंट, सिंपल सा एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करंट को ऑरिजिनेट करता है, तो हम क्यों ना कहें कि इसके वजह से फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्यों ना कहें कि इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और क्यों ना कहें कि इसके वजह से एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आप जानते हो कितना होता है, NIA। एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न तो बनी है, दिमाग नहीं लगाते हैं, क्लियर है? तो मैग्नेटिक मोमेंट को अगर देखते हैं आप, तो मैग्नेटिक मोमेंट को सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक मोमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो I इंटू ए, आई इंटू ए, क्लियर? आई कितना है अपने पास, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, आर आर कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। तो क्या मेरा ये फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का कुछ यहां पे आके एंड कर रहा है क्या, क्यू? बिल्कुल क्लियर है क्या सबको? क्या सबको क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है? क्यू वी आर अपॉन टू, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ गया क्यू वी आर अपॉन टू, लेकिन थोड़ा ये फॉर्मूला में और मॉडिफिकेशन है, ठीक है? तो हमने क्या किया कि क्यू वी आर करने के बजाय हमने क्या किया, क्यू में एक एम मल्टीप्लाई कर दिया, मैं बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अपॉन 2m, ठीक है? अब m मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यू किया, क्यू m, तो क्यूवीआर हो गया अपना। अब एमवीआर क्या होता है, एमवीआर होता है एंगुलर मोमेंटम, याद होगा अगर आपको थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म में पढ़े होगे, थोड़ा रोटेशन में पढ़े होगे। एम एल क्या होता है, एम इंटू वी इंटू आर, क्लियर? एंगुलर मोमेंटम होता है, क्लियर है? एल का मैग्नीट्यूड। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्यू इंटू एल अपॉन 2m। याद करिए, बोर्स ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट का यूज, बोर्स ऑर्बिट में भी इसको यूज किया था, एमवीआर इक्वल्स टू एनएच बाई 2 पाई, क्लियर है? तो क्या मेरा जो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है क्यू एल अपॉन 2m आ रहा है क्या? यही क्वेश्चन था अभी थोड़े पहले, क्यू एल अपॉन 2m आ रहा है क्या? वर्ष देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो एक मैग्नेटिक मोमेंट का सोर्स है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर रहा है। इस तरह के कितने इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, और क्या यही इन्हीं को रीजन नहीं दे सकते हैं कि these are the source of magnetic property of any material? किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्चुअली उसके इलेक्ट्रॉन के मोशन से आता है, क्लियर है? तो अगर मुझे डायरेक्शन लिखना होगा तो क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा है, क्यू तो नेगेटिव चार्ज है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ई एल अपॉन 2m। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये माइनस साइन क्या शो करता है,
जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो एंगुलर मोमेंटम की छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो जस्ट ठीक ऑपोजिट होता है। तो बोलिए क्लियर है क्या? क्या सबको ये बात क्लियर है क्या? क्या एक बात सबको क्लियर है क्या कि मान लो अगर आप एटॉमिक लेवल पे देखो, एक लास्ट चीज ले रहा हूं, मान लो आप एटॉमिक लेवल पे देखते हो, एटॉमिक लेवल पे देखते हो, तो आपने पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू NH/2 पाई, आपने ये पढ़ा होगा क्योंकि बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट। तो ML क्या होता है? NH/2 पाई। अगर इसको यूज कर दें तो क्या हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को लिख सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा E NH/2 पाई, और क्या सकते हो 4 पाई, थोड़ा मैं कर देता हूँ, पता नहीं बाद में लिखेगा नहीं आप लोग, ठीक है, 4 पाई ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा लिख सकते हैं? क्या किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो क्या? बोलिए क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़िया। तो दिस इज इट, वी विल एंड द सेशन फॉर टुडे। आज होपफुली आपको मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉर्क की बात करने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉर्क की बात करते हैं, एक दिन में गैल्वेनोमीटर वगैरह करके खत्म हो जाएगा चैप्टर। क्लियर है? चलिए, तो इस वीक में हम ये चैप्टर बड़े आराम से खत्म करेंगे। स्लाइड्स भेज दूंगा शिवानी, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल भेज दूंगा। हैव अ नाइस डे। चलिए, ओके, ठीक है। कमलेश, निर्देश, आपको प्राइज कल आपको मैं सेंड करवाता हूँ आपके घर पे, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे।